अगर क्लोज लूप फॉर्म हुआ तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाती है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है। ठीक है, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मैंने कि लास्ट तक पे आपको बताया था कि दो अगर चार्जेस हैं तो उन दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पर जीरो होगी। इस क्वेश्चन को देखा तो पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, वो दोनों ही चार्जेस जो थे वो पॉजिटिव थे। जब दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं तो उस दोनों चार्जेस के बीच में या उनको जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग में किस जगह पर वो कहाँ पर वाला पॉइंट मिलेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, यह हमें पता करना। पिछली बार दोनों ही पॉजिटिव थे, इस बार एक पॉजिटिव ले रहे हैं और एक नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको देखते हैं। ठीक, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हम लोगों को ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कहाँ जीरो हो सकती है। अभी तो हमें नहीं मालूम, यहाँ भी जीरो हो सकती है, यहाँ भी जीरो हो सकती है, यहाँ भी जीरो हो सकती है। मतलब इसके तीन रीजन है, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। या उनके बीच में हो सकती है, या ए के लेफ्ट में हो सकती है, या बी के राइट में हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हमें इस चीज़ को ही देखना है। चलिए, टेस्ट चार्ज को हम लोग रखते हैं। अगर टेस्ट चार्ज को रखा, टेस्ट चार्ज अपना पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे, देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ठीक, और यहाँ पर हमने जब देखा ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ था, टेस्ट चार्ज रखा था, ये नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होंगी वो किधर होगी, राइट हैंड पे होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो नहीं हो रही। चलिए, हम लोग यहाँ पे रखते टेस्ट चार्ज को। टेस्ट चार्ज को उन्होंने यहाँ पे रखा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज निगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये इसको क्या कर लेगा, अपने अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, उसके बाद अगर हमने इसको देख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये ईबी की वजह से, ए की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अवे होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। ठीक, एक केस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। और यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज कहीं रखें, ठीक है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस है, ये टेस्ट चार्ज प्लस है, तो प्लस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, अवे लगेगी। और ये आपका बी जो है वो अपना नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज फिर से पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या कर देगा, इसको अट्रैक्ट कर देगा। अट्रैक्ट कर देगा तो अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, इसकी हम लोगों ने मान लिया ये जो पॉइंट है इसको हमने निकालना है, तो ये डिस्टेंस है, लेट अस सपोज अगर मान लिया 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे इधर भी जीरो उधर भी जीरो है, तो हम केवल इस केस को लेते हैं। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं पता है, वो डिस्टेंस उन्होंने मान लिया x, मतलब जिस जगह पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, लेट अस सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमें मालूम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो अगर P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो E एट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो एक तो इसकी वजह से E की वजह से क्या हो, E क्या, ये पास में, यानी कि x की वैल्यू छोटी, चूंकि 1/r² टर्म में होता है, तो नीचे वाली वैल्यू अगर छोटी है तो उसकी वजह से अगर ये वैल्यू इधर की कम है तो वाली वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कम है तो वो ज़्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इधर ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, EA माइनस EB। ठीक, वो वैल्यू कम थी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी कि A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगा। ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे लेकिन ओवरऑल तो जीरो ही आना, कहीं से कहीं को घटाइए। ठीक है, तो EP पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, लेकिन वो किस जगह जीरो हो रही है हमें नहीं पता है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये आ जाएगा K, ये जो चार्ज है मान लिया Q, इसके पीछे जो डिस्टेंस हो जाएगी x² माइनस, ठीक, यहाँ माइनस था तो माइनस का हम लोग साइन लगा देते K टू Q, और ये जो डिस्टेंस होगी 10 प्लस x, क्या हो जाएगी, 10 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक, 10 प्लस x का होल स्क्वायर। तो K से K डिवाइड हो जाएगा, Q से Q अपना कॉमन निकल रहा है तो ये सब कॉमन निकाल लेंगे, Q से Q घटा देंगे, K जो होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, इसी में आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे अंदर बचेगा 1/x² माइनस 2/10, इसी को आगे यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं अपने, 1/x² माइनस 2/10 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस यहाँ से इसको इक्वल टू 0 कर देंगे और x की यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू निकल के आएगी, एक वैल्यू इस के लिए हो जाएगी और एक वैल्यू
इधर के लिए हो जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग x की 2 वैल्यू निकाल लेंगे और वो 2 वैल्यू, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, वो दोनों ही वैल्यू जो होंगी वो क्या करेंगे, वो हम लोग रख देंगे। एक इसकी ये डिस्टेंस को शो कर रहा होगा और एक ये डिस्टेंस को, ये कोई x1 है और ये x2 जो होगा इसको शो करेगा। समझ में आ रहा है? वो दोनों ही वैल्यू क्या होंगे, इसको आप कैलकुलेट करके नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसको देखूंगा और राइट आंसर आपको पुट करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चालू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम लोगों ने मोटा मोटा जो इस पूरे चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि चार्ज क्या होता है, अब चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब ये फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सब हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, चार्जेस कोई हम लोग इतनी बात कर पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करने का कोई तरीका नहीं है। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या कहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा कहाँ कम लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कॉन्सेप्ट दिया है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पे कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ से किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, टेस्ट चार्ज हमारा कैसे मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझते हैं। तो आप अगली हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अगली हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बहुत ही बढ़िया और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये पूरा लेक्चर जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कैसे हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यों पढ़ते हैं इसको समझेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझते हैं। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली आप ये समझिए, कहीं पर अगर बोल दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर भी बोल दिया गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, ये एक ऐसे स्मूथ कर्व है जहां पर अपना टेस्ट चार्ज, जहां पर अपना टेस्ट चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज जो अपना होता है वो टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत ही फ्रीली मूव करता है। ठीक है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं इसको बाय डेफिनेशन जो बताया गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक होता है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है जो शो करता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है वो कहाँ पर है, और उन लाइन के अलॉन्ग में जो टेस्ट चार्ज होता है वो बहुत ही फ्रीली मूव करता है। वो कैसे मूव करता है, वो बहुत ही फ्रीली मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है, ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी, मैंने बताया ना, एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व, इमेजिनरी स्मूथ कर्व, कैसा स्मूथ कर्व होता है, along which an isolated free test charge, या टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, टेंड टू मूव, मतलब यहाँ पर अपने ने टेस्ट चार्ज रख दिया, यहाँ पर हमने अपना टेस्ट चार्ज रख दिया, तो टेस्ट चार्ज को जैसे ही रखेंगे तुरंत वो मूव करने लगेगा। ठीक, मतलब इन कर्व पे अगर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रख दिया तो इन कर्व की खासियत होती है कि जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेंगे तुरंत वो टेंडेंसी उसकी हो जाएगी जस्ट मूव करने की। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। टेंस टू मूव हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, फ्रिक्शन में क्या होता है टेंस टू मूव की पोजीशन। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम लोग बहुत ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इससे डिफाइंड होती है। कहीं पर भी अगर हमें पता करना है कि कहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो उसका कोई तरीका होता है ना। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर खतरा ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पर इलेक्ट्रिक बोर्ड का खतरा ज़्यादा है तो उसका सिंबल अलग होता है। ठीक, जहाँ खतरा कम होता है उसका सिंबल
कुछ और होता है, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है उसके सिंबल कुछ और होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने सिग्नल सिस्टम भी देखा तो उसमें देखा है कि 3 तरीके की लाइट होती है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट, ठीक है ना। तो वो अलग अलग वो चीज़ दिखाती है कि ट्रैफिक किस टाइप का है। जब ट्रैफिक बहुत कम होता है तो ग्रीन लाइट होती है, जब ट्रैफिक थोड़ा मीडियम होता है तो येलो लाइट होती है, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर रेड लाइट हो जाती है, ठीक है ना। ये एक तरीका है मतलब सिग्नल सिस्टम को मैनेज करने की। उसी तरीके से अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेज़र करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, उसको अगर हमें समझना है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वहाँ पर भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट है जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग रिलेट करते हैं। तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगली हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या था, मजबूती, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मजबूत है कम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या होता है चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी समझते हैं, ठीक है। तो लिखा जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर इज डिफाइंड वेक्टर क्वांटिटी, defined as a vector quantity whose magnitude is measured by the number of electric field lines passing through per unit small area around that point and whose direction, और जिसकी डायरेक्शन होगी and whose direction is along the tangent on the field line drawn on that point, ठीक। तो हमको क्या समझ में आ गया कि अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होने वाली है किसी भी पॉइंट पर, अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हमें देखनी है, ठीक, ये है, चलिए इसी को हम लोग 2 पॉइंट में कर देते हैं, ये चलिए ये ठीक है। हम लोगों ने 3 पॉइंट रख दिए, ए, ये रख दिया बी, ये रख दिया अपने ने सी, क्या रख दिया, सी, ठीक। अब हम लोग अगर बात करें कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करनी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, तो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर किसी पॉइंट पता करनी है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, स्कीप है, इसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे मेजर किया जाए कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं पर यूनिट स्मॉल एरिया, मतलब एक यूनिट स्मॉल एरिया हम देखेंगे तो उसमें कितनी लाइंस पास हो रही। तो ए में अगर हम देखेंगे
तो ए में हमने देखा कि 4 लाइन पास हो रही है, लेकिन बी में हमने यूनिट एरिया में देखा वही बी का जितना एरिया हमने यहाँ यूनिट एरिया लिया था ए में उतना ही हम लोगों ने बी का यूनिट एरिया लिया। तो बी के यूनिट एरिया में 2 लाइन पास हो रही है और ए की यूनिट एरिया में 1 2 3 4 लाइन पास हो रही है। तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए की जो होगी वो ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी ए की जो होगी वो क्या होगी, बी से ज़्यादा होगी। ठीक है ना, कि इसके यूनिट एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, ए का ज़्यादा होगा और बी का क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है कि एक यूनिट एरिया अपना लिया हम लोगों ने, उस यूनिट एरिया में किसका, जैसे कि हम लोग अगर दूध की क्वालिटी अगर मैं कभी पता करनी होती है दूध की क्वालिटी कैसी है, दूध क्वालिटी अच्छी कि नहीं अच्छी है। ठीक है, उनके दोनों जैसे 2 कंपनियां जो दूध बेचती है तो दोनों कंपनियों का अगर पता करना किसका दूध अच्छा है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 1-1 गिलास दूध ले लेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि जिसका एक गिलास में जिसका दूध गाढ़ा होगा हम लोग समझ जाएंगे इसकी क्वालिटी बढ़िया है। तो उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पता करनी है तो हम लोगों ने देखा यूनिट एरिया में किसमें नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास हो रही तो हम लोगों ने देखा उसी यूनिट एरिया में ए में 1 2 3 4 पास हो रही है और बी में कितनी पास हो रही है, केवल 2 पास हो रही। तो बी में अगर केवल 2 पास हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए की ज़्यादा है और बी की कम है। अब तो ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या दूसरी चीज़ चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन अगर मैं निकालनी है ए और बी की तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, एक तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यानी कि इस पर अगर हम लोग यहाँ पर जिस पॉइंट पर अगर पता करेंगे इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर लोग उसी के अलॉन्ग अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करते ही हमें उस पॉइंट पर जहाँ पर हम लोग अभी देख रहे थे स्ट्रेंथ, उस पॉइंट पे हम लोग ने वेक्टर के मतलब क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड देखेंगे, लेकिन डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खासियत होती है कि अगर उसके किसी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन देखनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ जिस पॉइंट पे देखनी है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए उस कर्व के ऊपर। तो वो जो टेंजेंट जो डायरेक्शन दिखाएगी वही उस पॉइंट पे लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो उस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक, वही चीज़ पूरी हम लोगों ने लिखी है कि अराउंड दैट पॉइंट एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट ऑन द फील्ड लाइन ड्रॉन एट दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पर जो भी टेंजेंट हमने खींची वही उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो स्ट्रेंथ भी समझ में आता है कि यूनिट एरिया हम लोगों ने ले लिया, उस यूनिट एरिया में किसकी नंबर ऑफ लाइन जहाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पर वो आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर देगी, जहाँ नंबर ऑफ लाइन्स कम होगी वो कम स्ट्रेंथ को कर देगा। ठीक है, इसके बहुत ही बढ़िया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसका एक असाइनमेंट दे दूंगा ये लिंक पे, उसको आप इस असाइनमेंट को लगा लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग इसमें आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक, कि कुछ 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या क्या क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। ठीक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टी चलते हैं कि पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव की तरफ जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज मूव फ्रॉम द पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। ठीक, तो हम लोग इसको लिखते हैं, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स appear to start from positive charge to positive charge and to terminate at negative चार्ज। टर्मिनेट कहाँ होती है वो टर्मिनेट होती है अपनी नेगेटिव चार्ज पर। ठीक सर, थोड़ा सा और समझाइए इसको। ठीक, थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें डायरेक्शन, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन होती किधर है। सर समझे नहीं, कुछ समझे नहीं। ठीक, चलो समझो। ठीक, कैसे होती है, लोग रट लेते हैं। मैं आपको पूरे क्वेश्चन उसके पूरा डायरेक्शन को समझते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा
आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोला हम लोग बेसिक डेफिनेशन चलते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, यूनिट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यूनिट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, तो हम लोग तुरंत देख के कि एक टेस्ट चार्ज ले आए, ठीक। टेस्ट चार्ज मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इसको पॉजिटिव क्या करेगा, फोर्स इसको किधर लगाएगा, ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो इसमें फोर्स किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। थोड़ा और आगे आते हैं, यहाँ पे है, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ रखा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वजह से इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। अच्छा चलो हम लोग इस बार इधर से आते हैं, ठीक, इधर से आते हैं, यहाँ से आए, इधर से हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई। यहाँ पर थोड़ा और आ गया है, तो हमने फिर देखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, ठीक। चलो इधर से आते हैं, इधर से आएंगे तो ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो इधर हो गई, तो इधर हो गई। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव की डायरेक्शन क्यों होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा टेस्ट चार्ज ही जो होता है उसको ये पॉजिटिव साइन क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक। तो हमेशा अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन किधर होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होती है, तो आप ये तो बता दो कि अवे होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको प्रॉपर्ली रीजन सर बताया, ठीक है। ऐसे नेगेटिव में हम लोग बात करेंगे, तो एक टेस्ट चार्ज को लेकर टेस्ट चार्ज ने क्या किया, टेस्ट चार्ज अपना होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इधर से हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर भी ये टेस्ट चार्ज अपना पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो किधर होंगी, टुवर्ड्स द चार्ज होंगी, किधर होंगी, टुवर्ड्स द चार्ज होंगी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें अवे होंगी, इसमें टुवर्ड्स होंगी, तो अवे होंगी, टुवर्ड्स होंगी। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो प्लस से निकलती हैं और माइनस में मर्ज हो जाती हैं, प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाके टर्मिनेट हो जाती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाकर टर्मिनेट हो जाती है। ये हो गई अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, छठे दिन चलो भैया दूसरी प्रॉपर्टी पे चलो 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 चलो। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, पढ़ाई लिखाई करो भैया, पढ़ो 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 पढ़ो, यही सब बचा है, इसीलिए आए हैं। हाँ फिलहाल अभी ले कुछ महीने इसीलिए आए हो तुम, पढ़ो, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, तो ये अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी वही कहती है जिस पर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहीं पर भी अगर आपको डायरेक्शन देखनी है, तो जिस पॉइंट पर अगर मान लो पी पॉइंट की हमें डायरेक्शन देखनी है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन में क्या करना है, सिर्फ एक टेंजेंट हम लोग को ड्रॉ करना होगा। टेंजेंट जैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही दिखाएगी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वो टेंजेंट जो होगा, जैसे मान लीजिए क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट जो भी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा, दैट इज शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक। चलिए इसी बात को लिख लेते हैं, क्या बोलता, द टेंजेंट drawn at any point tangent drawn at any point on the field line gives the direction of electric field strength at that point, ठीक ठीक, समझ में आ रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है अगला वाला। अगली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अच्छी है। वो क्या बोलती है, कहती है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी, वो कभी भी क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो प्रॉपर्टी नंबर 3
क्या बोलती है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ठीक, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों कभी एक दूसरे को नहीं कट कर सकती, इसका सबसे बढ़िया कारण क्या है इसका इंपॉर्टेंट कारण, चलिए समझते हैं, इसको समझते हैं। ये कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेट अस सपोज अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट भी कर दी, तो इंटरसेक्ट भी कर दिए, चलो हम लोग एक पॉइंट ये P मान लेते हैं, एक पॉइंट ये Q मान लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग ये मान लेते हैं R। ठीक, तो P पे अगर हमने डायरेक्शन देखनी है, P पे अगर हम लोगों ने मान लिया जाए डायरेक्शन देखनी है, तो P पे डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। और कोई अच्छा टेंजेंट मतलब क्या होता है, यूनिक लाइन दैट कैन बी ड्रॉन एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, Q पे हम लोग डायरेक्शन देखी तो किधर है, इस तरफ है। R पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक टेंजेंट तो हम लोगों ने ये ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट हम लोगों ने ये ड्रॉ कर दी। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये कट कर रहा है तो R पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो क्या होता है, कभी भी दो लाइनें क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करी तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक जगह पर हम लोग फोर्स की डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक ना। वेक्टर की केवल एक ही डायरेक्शन होती है, मल्टी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक, समझ में आ रहा है, इसलिए ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को ही वॉयलेट कर जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन intersect each other because if they do so अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, if they do so then two tangents can be drawn at the point of intersection के काटने वाले पॉइंट पर क्या कर देंगे, दो लाइनें जो दो डायरेक्शन शो कर जाएंगे। ठीक, एंड दैट इज इम्पॉसिबल ठीक। तो ये क्या करेगी, ये दो डायरेक्शन दिखने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट पर, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते, प्रॉपर्टी नंबर 4। चार का बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लोग देखेंगे, जीने के दिन भी 4 हैं, 4 बातें होती हैं, 4 लोग कहते हैं, 4 लोग सुनते हैं। चलिए 4 पे चलते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज लाइक स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर लेटरली, द रीजन दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सिमिलर चार्जेस रिपल। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चौथी वाली, कि ये क्या बताता है कि इसकी जो भी खासियत है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो खासियत क्या है कि ये क्या है, बिल्कुल एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज नहीं होती हैं। मतलब जो इलास्टिक स्ट्रेंथ होती हैं, कि जो कोई स्ट्रेंथ है, जो एक हम लोग वायर लेते हैं उसकी तरीके ये स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच होकर खिंच जाती है, और खिंचने के बाद वो क्या होती है, फिर से वापस आ जाती हैं। स्ट्रेच होकर खिंच जाती है और खिंच के जो होती हैं वो वापस आ जाती हैं। कि उसका कारण क्या है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो या तो खिंच के बड़ी हो जाएंगी, या फिर क्या होंगी, खिंच के वो बड़ी हो जाएंगी। बड़ी कब होंगी, जब वो रिपल कर रहा होगा तब वो क्या होंगी, खिंच जाएंगी। और वो मतलब ये आपका क्या होगा, आप लोगों ने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पढ़ा होगा, तो जब रिपल करेंगे पॉजिटिव लाइन होंगी तो ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड कर जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर जाएंगी, एक्सपेंड कर जाएंगे। ठीक, और मान लिया जाए कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये क्या करें, हल्की सी कह सकते हैं, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक, ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से क्या कर देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक स्ट्रेच्ड वायर। ये कैसी होती हैं,
ये होती हैं स्ट्रेस्ड वायर की तरीके, ठीक, बिकॉज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस दे रिपेल एंड नेगेटिव चार्जेस अपोजिट चार्जेस ड्यू टू द पॉजिटिव नहीं, ड्यू टू द सेम चार्जेस, ठीक, ड्यू टू सेम चार्जेस दे रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस दे विल अट्रैक्ट, ठीक। ये इसका कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेच वायर की तरीके होती है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक। इसको ऐसे ही रट्टा मार लेना है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी नंबर 5 ये क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगी, कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ये क्या करेंगे, ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करेंगे, ठीक। ऐसा क्यों होता है, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, अगर उन्होंने मान लिया कि ये क्या कर रही है, मान लिया जाए ये क्या क्लोज कर देती, क्लोज लूप को फॉर्म कर देती। अगर इन्होंने क्लोज लूप को फॉर्म किया, अगर इन्होंने फॉर्म करता है कि हम लोग आगे देखेंगे, अगर ये क्लोज लूप को फॉर्म करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं जिस जगह से हम लोग चले उसी जगह पर हम लोग वापस आ गए, यानी कि इस जगह पे जो पोटेंशियल है इनिशियल पॉइंट पर और यहीं पे वापस जब आ गए तो फाइनल पॉइंट पे, तो इनिशियल और फाइनल एक ही जगह पर हो गए, तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो कभी भी अगर क्लोज लूप हुआ, तो ये हम लोग अभी अगले चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया कि कभी भी अगर क्लोज लूप फॉर्म हुआ तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाती है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है, ठीक है। तो सबसे सटीक जो आंसर है वो आपका क्या है, E = dV/dt, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्या होती है, क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करती, ठीक। अगली प्रॉपर्टी थोड़ी सी सिंपल है, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बताती है कि द इक्विडिस्टेंस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफरेंट सेपरेशन रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। अगर मान लीजिए इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, कभी भी अगर क्या है इक्विडिस्टेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट मतलब उनकी डिस्टेंस के आपस में बराबर, तो ये क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और मान लीजिए सेपरेशन क्या है, वो वेरी कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर क्या दिखाएगी, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ठीक। तो कहीं पर भी अगर इक्वल सेपरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो हमें क्या समझ जाएगी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो बिल्कुल सिमिलर है, यूनिफॉर्म है। और जहाँ पर सेपरेशन बहुत ही वेरी कर रहा होगा तो हम समझ जाएंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो उसको एक लाइन में लिख लेते हैं, द इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफरेंट सेपरेशन विल रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट रीजन। समझ में आ रहा है, ठीक। ये हमारी सिर्फ 6 प्रॉपर्टीज थी, इन 6 प्रॉपर्टीज का हम लोग बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, जिसमें ये का इस्तेमाल होगा, ठीक। समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग अगले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, यहीं से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ ली। अब अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर टॉपिक,
बहुत ही प्यारा टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपको इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जोड़ेगा, डेट इज कॉल्ड गॉस लॉ। ठीक है, अपने ने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया है ना, तो अब आएगा कूलॉम्स लॉ के दादा, मतलब कौन दादा? दादा आएंगे हमारे कौन 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 दादा आएंगे हमारे 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 गॉस लॉ। ठीक, तो इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही किसी भी जगह से, मतलब किसी भी जगह मतलब क्या, पर यूनिट एरिया से, किसी भी जगह मतलब क्या, अगर उस जगह पर हमें देखना होगा तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। कहीं पर भी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से। यूनिट मतलब समझते हो? ठीक है, जब भी कभी यूनिट बोला जाता है तो यूनिट का मतलब क्या, जो भी यूनिट हुए। जैसे अगर मान लीजिए एक मीटर है, ठीक है, अगर मीटर अगर यूनिट है, या फिर मान लीजिए सेंटीमीटर है, या मान लीजिए किलोमीटर है, या मान लीजिए मिलीमीटर है, तो यहाँ पर एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक, यूनिट एरिया क्या होगा? यूनिट एरिया मतलब क्या? 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यूनिट मतलब समझते हैं जो भी यूनिट है। ठीक, तो वो होता है, डेट इज कॉल्ड यूनिट। ठीक, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी एरिया में, यूनिट एरिया में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब यहाँ के अगर ये एक मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सर्किल है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अभी यहीं से आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक, हीट फ्लक्स भी होता है। तो तीनों ही जगह मतलब फ्लक्स का ही मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही पर यूनिट एरिया। अगर वही लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, वही लाइन अगर मैग्नेटिक फील्ड की तो हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और वही लाइन अगर हीट की है तो आप कह देंगे ये आपका हीट का फ्लक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसकी थोड़ी सी एक डेफिनेशन चलते हैं, लिखते हैं, लिखा जाए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटेनिंग या फिर क्रॉसिंग a surface normally is called electric flux, is called electric flux। ठीक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने बाय डेफिनेशन 1-2 बातें और जोड़ी हैं, उन बातों को भी समझ लेते हैं। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को डिनोट करते हैं तो इसको लिखा जाए, इट इज डिनोटेड बाय क्या? अपना फाई। ठीक, और फाई जो होता है, चलिए कैसा यूनिट पे थोड़ा देर में है। फाई को डिफाइंड कैसे किया गया है, ये बोला गया है, पहले हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या पढ़ा कि क्या कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं, क्या नॉर्मली, कितनी पास होती हैं नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली नहीं पास हो रही। ठीक, अगर नॉर्मली नहीं पास हो रही हैं तो इसका क्या करा जाएगा? नॉर्मली पास होने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेटर सपोज इस डायरेक्शन में पास हो रही हैं तो नॉर्मली पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ये है, ठीक, तो हम लोगों ने इसका जो नॉर्मल, इसका एरिया वेक्टर जो होगा, लेटर सपोज इसका एरिया वेक्टर मान लिया जाए कोई, ये ds है, ये क्या आपका, इस पूरे एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो क्या है? ds है। तो इसका हम लोग जो प्रोजेक्शन लेंगे, यानी कि ये जो लाइन नॉर्मली इसमें कितना हिस्सा आ रहा होगा, इसका नॉर्मल ऊपर से टॉर्च डाल देंगे तो आप समझ लीजिए इसका जो हम लोग यहाँ प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक, वो आपका आएगा E। ठीक, अब चूंकि ये बेस के अलॉन्ग है तो हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो इसीलिए जो फ्लक्स को डिफाइन किया वो डिफाइन किया E डॉट ds। ठीक, अगर d फाई की बात करें, और यहीं से अगर इसको दोनों साइड से अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है जो डिफाइन करने के, वो होता है E डॉट a, या फिर यहाँ पे ds है तो E डॉट s। ठीक,
इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो खुलता है कॉस थीटा के साथ, तो ई एस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा क्या, फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट फ्लक्स की क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, एसआई यूनिट फ्लक्स की आप लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ रहा है ये चीज़, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होगा किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको मिस ना करिएगा। तब तक के लिए मैं इसका कुछ एक असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको आप आगे कंटेंट करिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।